हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। ये यूनिट 9 है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का। और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ट्रेनीज ग्रीवांसेस को हैंडल कैसे करते हैं और स्वॉट एनालिसिस। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि सीवी राइटिंग के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे LMIS, दैट इज लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग एंड वर्क एथिक्स। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। LMIS, as I have already told, its characteristics, its requirement, जरूरत क्या है, आवश्यकता, इसकी इंपॉर्टेंस, देन मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, वर्क एथिक्स, डेवलपिंग गुड वर्क एथिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्क एनवायरमेंट। So if we talk about labor market information system, LMIS, एक्चुअली ये LMIS बनाया किसने? LMIS नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बारे में आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा और यूनिट 12 में विल डिस्कस इन डिटेल। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिससे हमें ये पता चल सके कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड कैसी है। अब किसकी सप्लाई और किसकी डिमांड? डिमांड स्किल्ड लोगों की और सप्लाई स्किल्ड वर्कफोर्स की। मार्केट में जितना लोग, जितनी जॉब्स है, क्या उतने लोग हैं, या जितने लोग हैं क्या उतनी जॉब है, ये देखने के लिए। और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है उसके ट्रेंड्स कैसे हैं। जैसे अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज का ट्रेंड किसका है? आज की डेट में आईटी का ट्रेंड है। मैक्सिमम जॉब किस सेक्टर्स में हमें दिखाई दे रही है? आईटी सेक्टर में दिखाई दे रही है। तो ये ट्रेंड्स कैसे हैं, किस फील्ड में ज्यादा डिमांड है, ये चेक करने के लिए ये इसका एक अंदाजा हमेशा जरूरी है, हर साल जरूरी है। तो इसको देखने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको कहा लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, LMIS। अगर हम LMIS के बारे में और बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे एक इंटीग्रेटेड सेट है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर सब कुछ है। जैसे किस संस्थान से, किस इंस्टीट्यूट से, किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा डेटा मिल सकता है। LMIS बेसिकली डेटा पे ही काम करता है। तो ये डेटा इसे कहाँ से मिल सकता है जिससे ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सके और वो इंफॉर्मेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए। क्योंकि अभी जॉब सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि इंडिया में जॉब और इंडिया के लोग यहाँ जॉब करें, है ना। इंडिया के जो स्किल्ड लोग हैं उन्हें बाहर भी तो ऑप्शन मिल सकते हैं ना। सो वी आर फॉलोइंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है कि कितने लोग, क्या, कैसी जॉब्स, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा। तो ये सारा डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ जो लेबर मार्केट के लिए जरूरी है, वो सारा डेटा ये लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम गवर्नमेंट तक और लोगों तक पहुंचाता है ताकि अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जा सके। अच्छा, ये लोगों की हेल्प करता है उनके अपने जॉब को, अपने करियर को फाइंड आउट करने में। अगर कोई आईटी सेक्टर का बच्चा है या बच्ची है तो वो क्या करेगी? जॉब कहाँ पर है उसके लिए, वो इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी? LMIS के थ्रू। तो ये क्या कवर करता है, इसके प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है और ऑपरेशन। इसके प्रिंसिपल एलिमेंट है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मीन्स नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल एंड सप्लाई मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क, स्किल्ड पीपल। सप्लाई का मतलब यही है कि कितने स्किल्ड लोग हमारे पास है, और डिमांड का मतलब है कि कितनी जॉब हमारे पास अवेलेबल है। अलोंग विद दैट ट्रेंड इज ऑल्सो नेसेसरी कि अभी किस सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, उस सेक्टर में कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, मेल है, फीमेल है, एवरीथिंग। ये सारा डेटा हमें कौन देता है? ये सारा डेटा हमें लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसे NSDA ने बनाया है, इन्होंने लॉन्च किया है। और NSDA अभी MSDE का हिस्सा है, आप लोगों को मालूम होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी हैव 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट ओनरशिप मतलब ये इस पर किसके राइट्स है, कौन देख रहा है? गवर्नमेंट। वन स्टॉप शॉप, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। इसका जो डेटा है यूजर फ्रेंडली है ये प्लेटफॉर्म। डेटा मैनेजमेंट एफिशिएंट है। एसेसिबिलिटी है, हर कोई इसका डेटा एक्सेस कर सकता है।
हर कोई का मतलब बाहर के लोग नहीं ले सकते. For us, this is for us. And regional integration, so we'll discuss in detail also. गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट और इसकी अपॉइंटेड एजेंसी जो है वो ही इसमें एक्टिव रोल दे रही है. किस चीज के लिए? डेटा बनाने के लिए, और इस डेटा को सब तक प्रचार प्रसार के लिए कि लोगों को ये चीजें मिल सके. तो इसके लिए जरूरी क्या है? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट एजेंसीज जो कोई भी ट्रेसर स्टडीज सर्वेस करते हैं उनसे डेटा मिलेगा. हर साल ये डेटा अब जो है वो रिन्यू होता जाता है, तो अकॉर्डिंगली सारा इंफॉर्मेशन भी सॉर्ट आउट करनी होती है. तो ये सारा काम करने के लिए जिन भी मिनिस्ट्रीज, जिनके भी कोलेबोरेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है. वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप शॉप ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये सिंगल इंटरफेस है, सिंगल विंडो इंटरफेस है, जहां पर वेराइटी ऑफ डेटा जो है वो एक ही जगह पर लोगों को मिल सकता है, इजीली एक्सेसिबल है और यूजर फ्रेंडली भी है. डेटा मैनेजमेंट इसका कैसा है? एफिशिएंट है. क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिफरेंट सोर्स से हम इंफॉर्मेशन ला रहे हैं और इनको अकॉर्डिंगली सर्वे से, स्टडीज जैसे भी कंडक्ट हुई है अकॉर्डिंगली इसको यूज किया जा रहा है और इनका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है डेटा का, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, एंड जो उसके इंटर रिलेशन है, ये सारा, ये सब कुछ स्टडी किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली डेटा मेंटेन किया जा रहा है ताकि ये लोगों तक इजीली पहुंच सके और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं हमारे स्किल इकोसिस्टम के वो हम कर सकें. दिस इज ऑल्सो यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली का मतलब है जो इसके यूजर्स हैं उनके लिए ये डेटा एक्सेस करना इजी हो और एक ही जगह पर उन्हें सारा डेटा इजी फॉर्मेट्स में अवेलेबल हो जाए जो उन्हें आसानी से समझ में आ सके. प्लस इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो मल्टीपल डायमेंशंस में है. हाउ कम इट इज इन मल्टीपल डायमेंशन? इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस है जो कौन कौन से फॉर्मेट कवर कर रही है. लाइक आप ये डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम योर कंप्यूटर, टैबलेट्स, फोन्स, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस दिस डेटा. और जिनके साथ जो टेक सेवी नहीं है, जिनको रिसोर्स या फिर जिनके पास रिसोर्स ही नहीं है या इंटरनेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो किसी इंटरमीडिएट बॉडी का भी हेल्प ले सकते हैं. रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें तो जो ये डेटा है ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, एज, इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है. अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है ताकि हम ये मॉनिटर कर सकें और एवेल्युएट भी कर सकें कि ऑल ओवर द कंट्री जो हमारे स्किलिंग प्रोग्राम है, जो हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करने का प्रोग्राम है, वो कैसा चल रहा है, उसकी नीड क्या है, उसमें चेंजेस जरूरी हैं तो क्या चेंजेस होने चाहिए. और थ्रू LMIS अगर हम बात करें तो जो एक्सिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारा टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और जो हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो डुप्लीकेट ना हो, ओवरलैपिंग क्रिएट नहीं हो. ऐसा ना हो कि यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिली, वहां से भी इंफॉर्मेशन मिली, सो वो डुप्लीकेट होने लगेगी, ओवरलैप होने लगेगी. तो वो डेटा भी सिंगल रहे और इजीली एक्सेसिबल रहे लोगों को. तो ये जो LMIS है ये डिफरेंट डेटाबेसेस से अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करता है. और कहाँ से कलेक्ट करेगा? मिनिस्ट्रीज से, स्टेट से, NSDC से, SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल से. तो ये जो वेरियस मॉड्यूल्स है कौन कौन डेवलप करके देता है? सेक्टरल इंफॉर्मेशन कौन देता है? जैसे अपेरल सेक्टर की अपेरल सेक्टर देगा, IT सेक्टर की IT सेक्टर देगा. सो सेक्टर स्किल काउंसिल विल डिस्कस इन यूनिट 10 इन डिटेल. सो सेक्टर स्किल काउंसिल से इसको डेटा मिलता है. नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो DGT चलाता है, नाउ दिस इज DGT. तो DGT जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल चलाता है उसके थ्रू इसे डेटा मिलता है. एंड स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम NSDC के थ्रू भी इसे डेटा मिलता है. प्लस स्टेट लेवल पे जो डेटा है, 16 स्टेट्स अभी तक इसको कंसेंट दे चुके हैं अपना. सो स्टेट लेवल का डेटा और जितनी भी स्कीम्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज से चल रही हैं टू स्ट्रेंथन स्किल इकोसिस्टम और टू गिव द दैट डिमांड, तो उसके लिए वो डेटा ये कलेक्ट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से. कुछ यहाँ पे मेंशन करी हुई है और ये सारा डेटा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आता है जिसे कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है वो यूज कर सकता है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
इसकी इंपॉर्टेंस ये हमें बता देता है कि लेबर मार्केट कैसा है, कहाँ पर ज्यादा काम है। जैसे अब आईटी की कंपनीज जिस हिस्से में ज्यादा है वहां पे ही जॉब ज्यादा होंगी। अगर जॉब ओपनिंग पता ही ना चले किसी इंसान को तो वो तो अनएम्प्लॉयड रहेगा ना, मालूम ही नहीं है कि जॉब है, स्किल्ड है तो भी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है जॉब कहाँ है। तो ये सारी प्रॉब्लम एलएमआईएस सॉल्व कर देता है। प्लस अगर जो कंपनीज है उन्हें ही ना मालूम हो कि लोग कितने स्किल्ड हैं तो उनकी जो डिमांड है वो अकॉर्डिंगली रेज नहीं कर पाएंगे। ट्रेंड्स जो चेंज होंगे अकॉर्डिंगली लोग नए ट्रेंड्स में स्किल्ड नहीं होंगे, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी न्यू स्किल्स की, तो न्यू स्किल्स में कोई अपने आप को एक्सपर्ट भी नहीं बनाएगा। प्लस इससे क्या होगा, अगर सबको जॉब मिलने लगेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अर्न करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो जाएगा, हमारे जो सोसाइटी का स्टेटस है वो भी अच्छा हो जाएगा। प्लस ओवरऑल हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, उनके हिसाब की जॉब मिलेगी, जिस चीज के लिए वो बने हैं वो काम वो करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, लोगों को अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड करना, अपना प्रोडक्ट बेचना, दिस इज मार्केटिंग। अब ये होता कैसे है, पहले एक सब्जेक्ट चलता था बिजनेस इंटेलिजेंस मार्केटिंग में, अभी डेटा एनालिटिक्स आ चुका है। तो अभी रिसर्च एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर्स इंटरेस्ट, आपका कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है ये समझना, और ये कैसे समझ पाएंगे, रिसर्च से, एनालिसिस से। अभी आजकल हम सब लोग डिजिटली प्रेजेंट है, हम फेसबुक पे कभी कभी देखते होंगे हमारे पास एड आता है, अभी आजकल सबने बंद कर रखे हैं एप्स देखना, सो यू आर नॉट गेटिंग एनफ काइंड ऑफ दैट फीड। तो अब पहले आपको मिलता होगा, जिसने मिंत्रा देखा होगा, जो ड्रेसेस आपने देखे होंगे या जो भी एसेसरीज आपने देखे होंगे वो सब आपके फेसबुक पेज के दिखाता होगा। आपने फ्लिपकार्ट पे जो देखा होगा वो भी आपके फेसबुक पेज पे दिखाता होगा। कहाँ से दिखाता है, क्यों, क्योंकि वो आपका डेटा रीड कर रहा है। आप अलाउ करते हो ना जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, तो आप क्या देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, इसकी रिसर्च की जा सकती है और ऐसे ही आपको और सारी चीजें दी जा सकती हैं। आप कोई एक चीज खरीदने जाते हो, नीचे लिख के आता है पर यू कैन बाय दिस, ऑल्सो यू कैन बाय दिस विद दिस पर्टिकुलर थिंग। क्यों लिख के आता है, क्योंकि किसी ने इस चीज के साथ उस चीज को खरीदी थी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप जो देख रहे हैं वो बहुत सारे लोगों की पसंद होगी ना, उन लोगों ने अगर दो चीजें साथ में खरीदी है तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे भी खरीद सकते हैं, है ना। तो ये जो रिसर्च है ये जरूरी है जानने के लिए कि कस्टमर का इंटरेस्ट किस में है, तभी आप उसे अपना प्रोडक्ट दे पाओगे, अपना प्रोडक्ट उन तक पहुंचा पाओगे। Marketing pertains to all aspects of business, including product development, distribution method, sales and advertising। देखिए जो मार्केटिंग है ये सारे एस्पेक्ट कवर करती है, कौन कौन से, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है आप बड़े पैक में प्रोडक्ट उतार रहे हैं, है ना, वो प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके, छोटे पैक में उतारा बिक गया। लोग 100 रुपया का चीज नहीं खरीद सकते हैं पर 5 रुपए की चीज रिस्क ले लेते हैं, चलो ठीक है एक बार में क्या जाता है। 10 रुपए की चीज चलो एक बार देखते तो हैं, अच्छा लगा तो फिर बड़ा पैक भी खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली कैसी पैकेजिंग, क्या साइज, ये सारी कुछ भी मार्केटिंग का हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है लोगों तक, ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है। सेल्स कैसे बढ़ानी है, लोगों को कैसे कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे बिके, आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक कैसे पहुंचे, और उसका प्रमोशन, उसका एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ मार्केट का ही हिस्सा है। तो हमारे पास दो मेजर सेगमेंट है, एक होता है B2B मार्केटिंग, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, एंड एक और होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C मार्केटिंग। तो बिजनेस टू बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जब हम दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बिजनेस करते हैं। जैसे जो मदरबोर्ड बनाने की कंपनी है वो किसको अपने मदरबोर्ड बना के भेजेगी, जो कंप्यूटर या लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते होंगे उनको, है ना। पहिए बनाने की कंपनी है जेके टायर्स, है ना, वो अभी कंज्यूमर तक भी पहुंचा रही है लेकिन मैक्सिमम उसके कवरेज कहाँ है, जो कार्स बना रहे हैं या जो बड़े व्हीकल्स बना रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनी को पकड़ेगी, क्योंकि उसे अपना जो प्रोडक्ट है वो किसे भेजना है, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को।
आप तो पहले कार खरीदते हैं ना, टायर खरीद के थोड़ी लगाते हैं। वो टायर किसको बेचेगी? कार बनाने वाली कंपनी को। सो दिस इज B2B। और B2C इट्स वेरी ऑब्वियस, बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर तक, लोगों तक पहुंचना, है ना। जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन तक पहुंचाना, दिस इज B2C। मार्केटिंग टूल्स की बात करें तो मार्केटिंग टूल्स बहुत सारे हैं। मार्केटिंग टूल्स क्या है? जो कुछ भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे, जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी टेक्निक्स या मटेरियल्स, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग टूल्स। तो इस मार्केटिंग टूल्स में हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है, जैसे इवेंट मार्केटिंग है, क्लासिफाइड एड्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, SEO, सोशल मीडिया, सर्वे, गूगल एनालिटिक्स, वीडियोस, डायरेक्ट मेल, ऑटोमेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे मार्केटिंग टूल्स में। जिस भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। बिजनेसेस यूज वेरियस मार्केटिंग टूल्स टू कम्युनिकेट कंपनी इंफॉर्मेशन, स्टिमुलेट कस्टमर इंटरेस्ट एंड मोटिवेट एक्शन। अलग अलग तरीके से कंपनीज क्या करती हैं? लोगों तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, जिससे कस्टमर का जो है इंटरेस्ट जनरेट हो और वो सामान खरीदे। काफी चीजें आप खरीदते हैं ना, कैसे खरीदते हैं? या तो कंपनी का ऐड देख के। मैगी आप क्यों खाते हैं? ऐड देख के खाते हैं। अब तो टेस्ट आ गया इसलिए खाते हैं ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी आपको स्टिमुलेट करती है ताकि आप उस चीज को खरीदें, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिके, सेल ज्यादा हो। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो विच टूल्स इज बेस्ट, विच टूल्स आर बेस्ट फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए कौन सा टूल बेस्ट है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही टूल इस्तेमाल करें एट अ टाइम। आप अपने बिजनेस में बहुत सारे टूल्स भी साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो कुछ मार्केटिंग टूल्स की हम बात करते हैं। इनमें से एक है क्लासिफाइड एडवर्ड्स। क्लासिफाइड एडवर्ड्स मतलब एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, है ना, या फिर वेब पेजेस में। तो इससे क्या होता है? जो आप कोई वेब पेज देख रहे हैं, उसके बीच में कोई और ऐड आया, हो सकता है आप एक बार इग्नोर करें, 2 बार इग्नोर करें, कभी तो देखेंगे। ये भी मान लेते हैं आपके काम का नहीं है, आपने नहीं देखा, ये एड सिर्फ आपके पास थोड़ी आया, जिस किसी ने भी वेब पेज खोला वो वाला उसको मिला। आप YouTube देखते हैं ना, YouTube के वीडियो के पहले भी आपको, और नॉट अबाउट दिस वीडियो, आप और भी वीडियोस देखते होंगे, तो उन वीडियोस के आगे पीछे बीच में ऐड आते हैं ना। तो वो ऐड क्यों है? एडवर्टीजमेंट है थ्रू वीडियो और क्लासिफाइड, और एक वेब पेज क्रिएट कर दिया। आप कभी तो देखेंगे, कभी कभी कुछ ऐड हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, हम पूरा भी देखते हैं। तो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज पे आप उसको डाल देते हैं टू अट्रैक्ट पीपल। हो सकता है 10 में से 8 लोग ना अट्रैक्ट हो, 2 तो अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है वो 2 उसको और प्रमोट करें, वो बताएं मैंने इस साइट पे देखा था, दिस इज वेरी हेल्पफुल, यू कैन गो थ्रू दिस, है ना। तो दिस इज क्लासिफाइड एडवर्ड्स। सोशल मीडिया, दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट इजी थिंग, द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म, इजीएस्ट मार्केटिंग टूल। तो आज की डेट में हमारे पास सोशल मीडिया से अच्छा मार्केटिंग टूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरीके का इंटरैक्टिव रिलेशनशिप कंज्यूमर के साथ डेवलप हो जाता है ना। आप ब्लॉग करते हैं, पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। आप देखिए आजकल हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, लिंक्डइन अकाउंट है ना। और आजकल तो पिंटरेस्ट भी आ चुका है। सो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग की बात करें, इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब है कि एवरीथिंग दैट अकर्स ऑनलाइन, कुछ भी जो ऑनलाइन आप सेल करें। जैसे एक इसी का एक तरीका है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई एक पर्टिकुलर टैग वर्ड डालेगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? आपके साइट का, आपकी वेबसाइट सबसे पहले आनी चाहिए, या ऊपर के 2-3 सर्च रिजल्ट में आनी चाहिए। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप देखते होंगे गूगल नीचे आप सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल पेजेस होते हैं। पहले पेज पर जो इंफॉर्मेशन आती है वो मोस्ट रिलेवेंट होती है ना,
और वो चीजें होती है जो सबसे ज्यादा बार हिट की गई हो, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराया भी जाता है, इसका कॉस्ट आता है। इसके थ्रू क्या होता है, जब भी कोई रिलेवेंट टैग वर्ड सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट पहले पेज पे अपीयर होगा। कोई लास्ट पेज तक जाता है गूगल रिजल्ट के? मुझे तो नहीं लगता कोई जाता होगा। पहले दूसरे पेज तक ही लोग देखते हैं ना, दूसरे पेज तक भी रेयरली जाते हैं। ज्यादातर लोग फर्स्ट पेज भी, जो फर्स्ट पेज के सर्च रिजल्ट्स होते हैं उनको ही ध्यान देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्वेस की बात कर ले। सर्वे जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कुछ लोग जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना, उनसे आप सर्वे लें, जो अब उसको अपग्रेड करने के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उसमें क्या चेंज करना चाहिए। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपका जो रेटिंग है वो क्या है। लोग को अगर आपका प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो सर्वेज होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते। अदर देन दिस, आप अकेले तो नहीं है। देखिए, अगर हम इंस्टेंट नूडल्स की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज इंस्टेंट नूडल्स बनाती हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मैगी एंड अदर्स? आप सबके पास जवाब होगा, द टेस्ट, है ना। तो व्हाट इज दैट, क्या चीज है उसमें जो और किसी में नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी होती है। आपके राइवल प्रोडक्ट्स के पास ये भी आप चेक कर पाएंगे। अगर आप किसी से फीडबैक लेते हैं, सर्वे लेते हैं, और आप किसी और के प्रोडक्ट की तारीफ सुन रहे हैं, सो यू हैव टू सी कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज है जो आपको अपने में अपग्रेड करना पड़ेगा। सो ये जो सर्वेज हैं ये फेस टू फेस भी होते हैं, टेलीफोनिक भी होते हैं, पोस्ट से, और आजकल तो ऑनलाइन होते हैं। आप कभी पैंटालून्स में जाइए या किसी भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाइए। अभी तो कोविड-19 के चलते हम में से कोई भी नहीं जा रहा, पर पास्ट में जब आप लोग जाते होंगे तो बिलिंग काउंटर पे आपके पास एक सर्वे का फॉर्मेट होता होगा। उसमें लिखे रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको स्टोर का सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा, स्टोर में घुसने पर आपको ग्रीट किया गया था या नहीं, ये सारी बातें उससे पूछी जाती है। दिस इज सर्वे, दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग टूल, ताकि वो चेक कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। पहले सिर्फ पैंटालून्स था ना शुरू में, अभी बहुत सारे आ गए हैं, लाइफस्टाइल, सेंट्रल, आजियो, रिलायंस ट्रेंड्स एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं। तो ऐसे स्टोर, शॉपर स्टॉप इन्हीं का हिस्सा है ना। तो अभी इनके साथ कंपटीशन है। सो अब अगर पैंटालून्स को हमें आगे रखना है तो वी शुड नो कि पैंटालून्स में क्या कमी है जो बाकियों के पास है। कस्टमर्स उधर ना जाकर के हमारे पास आए, हमारी सेल ज्यादा हो। तो इसके लिए भी सर्वे किए जाते हैं। सर्वे इज ऑल्सो अ मार्केटिंग टूल। अब हम गूगल एनालिटिक्स की बात करें। गूगल एनालिटिक्स क्या है? ये एक तरीके का कह सकते हैं ऑनलाइन एनालिसिस टूल है, जिससे आप पता कर सकते हैं, ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं, आपकी वेबसाइट का कौन सा कंटेंट सही है, क्या इसमें नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स आपको देता है। आपके कितने व्यूअर्स हैं, कितने, आप एक बार यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको ये गूगल एनालिटिक्स वगैरह मिल जाएगा, हाउ दिस वर्क्स। डायरेक्ट मेल, आपके मेल अकाउंट पे कई बार कुछ प्रोडक्ट्स को या वेबसाइट को प्रमोट करने के मेल्स आते होंगे। जबोंग मेल करता है, सब जबोंग तो अपन हो गया, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये आपको मेल करते होंगे। अगर आपके अकाउंट्स आपने कभी भी इनके एप्स को देखा होगा या इनका वेबसाइट चेक किया होगा या अपने आप को रजिस्टर किया होगा, दे आर सेंडिंग यू मेल्स। तो दिस इज डायरेक्ट मेल। मेल शॉट्स भेजते रहते हैं ये आपको कि आपने खरीदा नहीं है, आपका प्रोडक्ट कार्ट में रह गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ मार्केटिंग टूल। एंड मीडिया मॉनिटरिंग टूल, मीडिया मॉनिटरिंग टूल क्या करता है? मीडिया, ये हर मीडिया प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करता है। जहां कहीं भी आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपके ब्रांड के बारे में बात हुई हो, ये सारी कन्वर्सेशंस को स्कैन करने का काम करते हैं। बहुत सारे हैं इस तरीके के, जैसे केएल आउट है, बफर है ना, बज लॉजिक्स है, ब्रांड 24 है, सोशल मेंशन है। ये सब चेक करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है इसके बारे में सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है, फोरम से, ब्लॉग्स में, या किसी वीडियो में। जैसे इस वीडियो में मैंने जितने प्रोडक्ट्स की बातें करी है, या फिर अभी आगे भी एग्जांपल के तौर पे बात करूंगी, ये सारी चीजें स्कैन होंगी कि इसके बारे में क्या बात हो रही है।
अच्छी हो रही है, गलत हो रही है, गलत है तो क्या गलत है, इससे पता चल जाता है ना कि आपके प्रोडक्ट के या आपके पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, और आप उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली अपने जो पीआरस है, पर्सनल रिलेशंस है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस है, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे इजीएस्ट है, कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम। न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपना, देखो अट्रैक्ट तो करना है, नए कस्टमर्स तो हमें बढ़ाने हैं, लेकिन पुराना कस्टमर भी तो जाना नहीं चाहिए ना, इसलिए पुराने कस्टमर को अपने साथ रखना। दिस इज कॉल्ड कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम। तो कभी कभी आप किसी वेबसाइट पे, या मैं कहूँ ऐप पर, या किसी स्टोर में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। ये ऑफर किस लिए होते हैं, ताकि आप जो है बार बार उस स्टोर पे जाएं। आप रिलायंस ट्रेंड में शॉपिंग करिए, आपको 1500 का वाउचर मिलेगा। वो 1500 का वाउचर आप तब रिडीम कर सकते हैं जब आप अगली बार 3000 की शॉपिंग करें, है ना। तो 3000 में भी पूरे 1500 नहीं आपके रिडीम होने वाले हैं, और फिर अगली बार आपको एक और वाउचर पकड़ा दिया जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम, की कस्टमर जो है वो आपके पास अगेन एंड अगेन आता रहे। तो ये भी एक तरीके का मार्केटिंग टूल है, और स्मॉल बिजनेस इसको जो है ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं इसको कंसीडर करते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन टाइम बचा लेता है, ऑटोमेटिक हो गई चीजें, है ना। अभी ऑटोमेशन क्या है, जैसे आपने ऐप क्रिएट कर लिया, है ना, तो ये ऐप किसके थ्रू काम, और ये किसके किसके साथ काम करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, फिटबिट, गूगल ड्राइव, जीमेल, इन सबके साथ ये आपके एपलेट्स काम कर रहे हैं, और अभी आपका जो टाइम है वो काफी हद तक बच जाता है मार्केटिंग के लिए। 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये 7 P, जब आपने एक बार अपना जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो डेवलप कर ली, तो आपको कॉन्टिन्यूअसली 7 P पर ध्यान देना है। अभी 7 P क्या है, 7 P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पैकेजिंग, पोजीशनिंग एंड पीपल। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। आपका प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अल्टीमेटली आपको मार्केटिंग इसी की करनी है, सेल इसी की बढ़ानी है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। द सेकेंड थिंग इज प्लेस। प्रोडक्ट के साथ आप जब भी बात करेंगे, क्वालिटी कॉन्शियसनेस की बात तुरंत आएगी। इसकी क्वालिटी, ना सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द प्रोसीजर अप टू द एंड प्रोडक्ट, आपको इसकी क्वालिटी रेगुलरली मॉनिटर करनी है ना। प्लेस, प्लेस किस जगह पर आप ये प्रोडक्ट देने वाले हैं, किन के लिए, कौन से एरिया को आपने कंसीडर किया है। अगर आपने अर्बन एरिया को कंसीडर किया है, मेट्रो सिटीज को कंसीडर किया है, या फिर रूरल एरियाज को कंसीडर किया है, सो प्लेस इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज प्रमोशन। प्रमोशन की अगर हम बात करें, प्रमोशन अगेन दिस इज एडवर्टीजमेंट। आप आज भी देखिए, लोग पानी नहीं मांगते, पानी की बोतल देना, वाटर बोतल देना, लोग कहते बिस्लरी देना। अभी भी कोई नहीं कहता किनले देना, कहता है कोई रेल नीर देना, कोई नहीं कहता ना, बट दे आर सेइंग बिस्लरी देना, अभी भी कहते हैं लोग। दिस इज व्हाट, ये प्रमोशन मार्क अभी माइंड में एकदम सेट हो गया है ना। बहुत सारी ऐसी टैगलाइंस हैं जो सेट है एकदम माइंड में, प्रमोशन इतना स्ट्रॉन्ग था, है ना। जैसे 2 मिनट नूडल कोई मांगता है, इंस्टेंट नूडल देना कोई नहीं मांगता, सब कहते हैं मैगी है। भले ही मैगी ना हो तो एक और आता है yippee, yippee खरीद के चले आए, है ना। लेकिन मांगते क्या है हम, मैगी। तो प्रमोशन ऐसा हो दैट इट शुड बी सेट इन द पर्सन्स माइंड। वो जब भी उस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में सोचे, तो आपके ब्रांड की बात दिमाग में आनी चाहिए। दिस इज प्रमोशन। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइस की। अब आप प्राइस कैसा रखें, आप सोच रहे होंगे मैंने ये जो है फिजिकल एविडेंस छोड़ दिया है। नो, दिस आई विल डिस्कस इन लास्ट। सो व्हाट इज प्राइस। प्राइस की बात करें तो आप किस प्राइस रेंज पे सामान उतार रहे हैं। आप, अगर मैं बहुत छोटी सी बात करूं मार्केट में, तो लिपस्टिक्स बहुत रेंज की मार्केट में अवेलेबल है। बॉबी ब्राउन की बात करें तो 2,500-3,000 की लिपस्टिक है। मैक की बात करें तो इस रेंज में लिपस्टिक्स है। रेवलॉन,
और अगर हम L18 की बात करें तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए 100 रुपया में भी लिपस्टिक अवेलेबल है ना, 100 रुपया की लिपस्टिक आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल है। अब आप सोचिए कॉलेज गोइंग गर्ल के पास 2,500-3,000 रुपए नहीं होंगे कि वो 2,500-3,000 की चीज खरीद सके, लेकिन 100 रुपए की 75 रुपए की चीज खरीद सकते हैं ना। ऐसे ही आप बात करिए क्लासमेट की भी नोटबुक आती है और किलो के भाव में भी कॉपी मिलती है ना। इट डिपेंड्स कि आप किस प्राइस रेंज का सामान जो है वो मार्केट में उतार रहे हैं। जूस बहुत रेंज में आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? आप किस ऑडियंस को कवर कर रहे हैं? ये जरूरी है, जानना जरूरी है कि आप अपना प्राइस किस पे रखेंगे, आप कौन सी ऑडियंस कवर कर रहे हैं। अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस बीबा की भी मार्केट में है, सब्यसाची की भी मार्केट में है। सब्यसाची खरीदते हैं, बीबा खरीद सकते हैं। तो प्राइस आप कैसा रख रहे हैं, दैट प्राइस शुड बी वर्थ। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, वो कितना पे कर सकती है, अकॉर्डिंगली प्राइस भी अकॉर्डिंगली हो, है ना। प्रोसेस, जैसे मैंने प्रोडक्ट के टाइम पे बात की थी, आपका जो सामान बनाने का, प्रोडक्ट बनाने का, सर्विस का प्रोसेस है, दैट शुड बी फोकस्ड। आप ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोसेस को दरकिनार कर सकते हैं ड्यूरिंग मार्केटिंग। द प्रोसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पीपल, द ऑडियंस यू आर लुकिंग फॉर, आपका प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किस एज ग्रुप के लिए है, इस बात पे ध्यान देना है। मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है, या यूनिसेक्स है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कैसा प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं। आप स्मार्ट वॉच उतार रहे हैं, स्मार्ट वॉच फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है ना। आपका मॉडल किसके लिए है, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए। जैसे अगर हम टाइटन की बात करें, टाइटन मेल वॉचेस भी उतारता है, फीमेल वॉचेस भी उतारता है। और आप देखें जो इसकी स्मार्ट वॉचेस हैं वो है हमारे पास यूनिसेक्स रेंज में भी है, जो दोनों पहन सकते हैं, अवेलेबल है ना। तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब स्मार्ट वॉच की बात करें, पहन दोनों सकते हैं, लड़की भी लड़का भी, है ना। रेंज, प्राइस रेंज देखिए, बहुत प्राइस रेंज में आती है। 1,500-1,800 की भी अवेलेबल है, 3,000 की भी अवेलेबल है, और भी 10,000 में भी अवेलेबल है। और अगर मैं अभी सिर्फ फास्ट्रैक और टाइटन की बात कर रही हूँ, अगर दूसरी कंपनीज में जाए तो इससे भी कॉस्टली अवेलेबल है ना आइटम। लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, आप किसे टारगेट कर रहे हैं। मर्सिडीज सब नहीं खरीदते, है ना। लेकिन वैगनआर, होंडा सिटी भी एक पर्टिकुलर हिस्सा है, एक पॉपुलेशन वो खरीद सकती है, होंडा सिटी सब नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर हम वैगनआर, ऑल्टो, इन गाड़ियों की बात करें तो इनकी रीच जो है वो ज्यादा लोगों तक है, अकॉर्डिंगली प्राइस भी है। सो यू हैव टू सी आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो पीपल है वो कौन है। So physical evidence refers to everything your customers see when interacting with your business. वो हर कुछ जो आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस लेते समय कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जो डायरेक्टली देख सकता है, दैट इज फिजिकल एविडेंस। जैसे आपकी पैकेजिंग, जैसे आपकी ब्रांडिंग, जैसे आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जहां आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हर कुछ जो कस्टमर देख सकता है, दैट इज फिजिकल एविडेंस। जैसे आप देखें जीन्स पे ब्रांडिंग होती है। बैग्स की अगर हम बात करें, स्काई बैग है, अमेरिकन टूरिस्टर है, इनके जो जिपर्स होते हैं उस पे ब्रांडिंग होती है। अमेरिकन टूरिस्टर लिखे हुए बैग बहुत है मार्केट में। सब 80 के हैं क्या? जो 80 के बैग्स होंगे उस पे ब्रांडिंग होगी, है ना। जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के होंगे उसकी आप जो एविडेंसेस देख सके कि ये आप ही का प्रोडक्ट है। ऐसे तो कोई भी कह दे ये अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है, आप मान लेंगे? नहीं, आप चेक करेंगे ना, फिजिकली एविडेंस होना चाहिए आपके पास, प्रूफ होना चाहिए कि ये आपका ही प्रोडक्ट है। सो दैट ब्रांडिंग, दैट एविडेंस इज नेसेसरी। Okay, so as products, markets, customers and needs changes rapidly, you must continually revisit these 7 P's. देखिए, मार्केट है, कस्टमर है, प्रोडक्ट है, चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, ये चेंज होती रहती हैं। सो यू हैव टू सी फॉर द 7 P। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें नोकिया की। एंड्रॉइड फोन मार्केट में आए, स्मार्टफोन्स मार्केट में आए, लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज होने लगी ना। अभी आपको अपने फोन में सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग। एक जमाने में फोन में सब कुछ नहीं चाहिए होता था, है ना। फोन से बात करने के लिए होता था, फिर टेक्स्ट करने के लिए होने लगा,
धीरे धीरे उसमें गाने सुनने लगे, वीडियोस देखने लगे, फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगे. नाउ इट इज फॉर एवरीथिंग. अगर आपके पास मोबाइल फोन है, यू इवन डोंट नीड अ कंप्यूटर, है ना. सब कुछ है आपके मोबाइल फोन में, आप सब कुछ चला सकते हैं, एक्सेल शीट, एमएस वर्ड, एवरीथिंग ना. सो दिस इज व्हाट नीड चेंज हो गई. अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि अभी आपका प्रोडक्ट कहाँ लाई कर रहा है. अगर चेंज की जरूरत है तो यू हैव टू गो फॉर दैट चेंज, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से गायब ना हो जाए. आपने देखा होगा एक टाइम नोकिया को सैमसंग ने बिल्कुल मार्केट से बाहर कर दिया था. कहीं से कहीं तक नोकिया था नहीं, कोई नहीं खरीदता था नोकिया के फोन, है ना. सो दीज 7 P's शुड बी कॉन्टिन्यूसली रिविजिटेड. आपको हमेशा चेक करना है. ये नहीं कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आज चेक कर लिया और दिस इज ओवर. नो, आपका प्रोडक्ट कब तक वर्थ है ये इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा वर्थ रहे तो इसके लिए उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस भी जरूरी है. सो यू हैव टू सी ऑल 7 P's कॉन्टिन्यूसली, यू हैव टू रिविजिट देम. अब बात करते हैं वर्क एथिक्स की. वर्क एथिक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी वैल्यूज, है ना. हार्ड वर्क, डिलीजेंस, ये सब कुछ है. अगर हम वर्क एथिक की बात करें, कुछ एग्जांपल्स हैं. रिलायबल होना, इनिशिएटिव लेना, नया कुछ सीखना, टाइम से आना, रिस्पॉन्सिबल होना, दिस इज ऑल वर्क एथिक्स. अब क्यों जरूरी है वर्क एथिक्स, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. देखो, workers with good work ethic are selected for better position, given responsibility and promotion. जिनके work ethics अच्छे होते हैं ना, उनको positions भी मिलती हैं, responsibilities भी मिलती हैं, promotions भी मिलते हैं. responsibility से भागना नहीं होता है. अगर आप किसी चीज की responsibility लेते हैं, मतलब आप अपनी जानकारी, अपना जो नॉलेज का क्षेत्र है उसे और व्यापक कर रहे हैं, उसे और बढ़ा रहे हैं, है ना. तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है. और जब कुछ हम करते हैं, हमने रेलस्कॉन में भी तो देखा है ना, जो हमारे रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं. इसलिए जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप तक आए, इसलिए जरूरी है कि वर्क एथिक्स होने चाहिए, है ना. सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, अचीवमेंट्स पाने के लिए जिंदगी में वर्क एथिक्स जरूरी है. अब कुछ ट्रेड्स जैसे कैरेक्टर, टीम वर्क, अपीयरेंस, एटीट्यूड, ये सब आपके आपके न सिर्फ आपके आपकी कंपनी के लिए भी वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं. तो कुछ ड्यूटी बेस्ड एथिक है कि लोगों को क्या करना चाहिए और जिससे कॉन्सिक्वेंस जो है वो उनको करेक्ट मिले लाइफ में. तो डू द राइट थिंग, हमेशा सही काम करें. डू इट बिकॉज इट्स राइट थिंग टू डू, इसीलिए करें क्योंकि ये सही है. किसी के कहने में आकर नहीं करना है, गलत चीजें नहीं करनी है. और अवॉइड देम बिकॉज दे आर रॉन्ग, जो गलत चीजें हैं उन्हें अवॉइड करना है. ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स थे. अब गुड वर्क एथिक्स आप बना कैसे सकते हैं. एक्चुअली गुड वर्क एथिक इज की टू बीइंग सक्सेसफुल एट एनीथिंग इन लाइफ. अगर आपके एथिक्स अच्छे हैं तो आप, अभी यहाँ पे तो हम वर्क एथिक की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी करें आप उसमें सक्सेसफुल होंगे. जरूरी क्या है, पंक्चुअलिटी, समय से, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है. प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है. जो प्रोफेशनल मैटर्स है उन्हें प्रोफेशनली डील करें. आपकी मे बी ये पॉसिबल है कि आपके और आपके बॉस के बीच में क्लैशेस हो, पर वो बात पर्सनल है. दैट शुड नॉट कम इन प्रोफेशनल फ्रंट. आप उन्हें प्रोफेशनल फ्रंट पे मत आने दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका काम खराब होगा, है ना. आपको हो सकता है इस बात से फर्क ना पड़ता हो, पर उस एक छोटे से काम की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डाउन होगी ना, तो अल्टीमेटली तो आपकी भी वैल्यू डाउन होगी. आप एक खराब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर नहीं ले जा सकते. इसलिए ये जो प्रोफेशनलिज्म है ये होना चाहिए. कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन है ये जरूरी है. और खुद खुद को अनुशासित करना ये ज्यादा जरूरी है. कोई और हमें जिंदगी भर अनुशासित नहीं कर सकता, और हम किसी और के हिसाब से अनुशासित क्यों, हम खुद को स्वयं अनुशासित करें, तभी हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे. टाइम मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, हम इसे यूनिट 10 में पढ़ेंगे भी. और बैलेंस्ड रहना है. ऐसा नहीं है कि अभी हम बहुत खुश हैं, हमने बहुत कुछ कर दिया, फिर हम बहुत गम में आ गए तो हमने सब कुछ खराब कर दिया. नो, बी बैलेंस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. सो दिस इज समथिंग टू डेवलप गुड वर्क एथिक. अगर आप एटलीस्ट इन चीजों को भी मानते हैं तो यू कैन डेवलप गुड वर्क एथिक्स. अब वर्क एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट. देखो, आप जहां काम करते हो वहां का एनवायरनमेंट अगर
हेल्दी होता है ना, तो आप बहुत अच्छा काम भी करते हो, बहुत प्रोडक्टिव भी होते हो। जब हम हैप्पी रहते हैं तो हम अच्छा काम करते हैं ना, अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं। और अनहैप्पी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अनहैप्पी सिचुएशन में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो पुअर हो जाती है। इसलिए जो मोटिवेशन है वो बना रहे तो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जरूरी है, तो जो रिजल्ट्स है वो अच्छे मिलते हैं। और अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। जो कम्युनिकेशन में बैरियर आता है वो नहीं आना चाहिए। सबके आइडिया सुने, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही 4 लोग आइडिया दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। सो लिसन टू एवरीवन, हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज करें। एक्चुअली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें नहीं होती है, बट इट शुड बी देयर। जो कर रहा है उसको ध्यान दो, उसको प्रेज करो। अगर आप उसे प्रेज नहीं करोगे, आप उसकी तारीफ नहीं करोगे, तो थोड़े दिन में तो क्या होगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, ऐसा हो जाएगा ना। सो रिकॉग्नाइज हार्ड वर्क, शो योर ट्रस्ट। आप दिखाएं कि आप उन पे विश्वास करते हैं। वो विश्वास होना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। अगर आप हमेशा डाउट करते रहेंगे, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, आपको विश्वास ही नहीं होगा, तो क्या होगा, सामने वाला जब तक सही भी होगा आपको तो यही लगेगा वो गलत है। फिर कितने दिन तक वो सही रहेगा, सोचेगा इनको तो विश्वास होगा नहीं, है ना। इसलिए ट्रस्ट होना जरूरी है। हैव सम फन, ये बहुत जरूरी है भाई। थोड़ा सा मस्ती होनी चाहिए लाइफ में, तो बोरिंग नहीं होता। तो थोड़ी देर का, ये नहीं कि पूरा टाइम फन है। सो थोड़ा सा फन जरूर। जो बोर्डम है, जो मोनोटोनस एनवायरनमेंट हो जाता है, उससे ब्रेक लेने के लिए फन इज नेसेसरी। तो इससे स्ट्रेस भी नहीं होता, और जब स्ट्रेस कम होता है तो टाइम बहुत अच्छा मैनेज होता है और हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। लीड द वे, तो आप अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, सो यू हैव क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। आप अच्छे लीडर की तरीके से लोगों को सही रास्ता भी दिखाने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि LMIS क्या है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, मार्केटिंग क्या है, इसके टूल्स क्या है, 7 P's क्या है, और वर्क एथिक्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।